ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई नया टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो देखो रे ऑप्टिक्स काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है इसका, सीबीएसई में भी ज़्यादा है, कंपटीशन में भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग थोड़ा बुक वन पढ़ के बोर हो गए हों इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ के, तो उनके लिए क्या है ना, ये थोड़ी नई शुरुआत है एक तरीके से, क्योंकि अब बुक टू आपकी स्टार्ट हो रही है। तो बुक टू में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला पार्ट उतना सब नहीं आएगा आपका। तो रे ऑप्टिक्स आएगा, फिर हम आगे चलेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स आएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स देखो, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, मिरर, प्लेन मिरर होता है, कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। फिर लेंसेज पढ़ रखे होंगे, कॉन्केव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज। जैसे ये मैं चश्मा पहना हूँ, ये भी एक लेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से लेंसेज हमने पढ़ रखे हैं। रे डायग्राम आपने बहुत सारे 10th क्लास में बनाए होंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे उसमें आप बहुत बात करते थे ऑब्जेक्ट और इमेज की, तो पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देखो, रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट्स, यानी जहां पर इंसिडेंट लाइट्स मीट करती हैं उस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसको याद रखना, जहां इंसिडेंट लाइट मीट करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट बोल देंगे। अब ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होगा, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, तो रियल ऑब्जेक्ट वो होगा जहां इंसिडेंट लाइट्स एक्चुअली मीट करेंगी, यानी सच में मीट कर रही होंगी, तो हम उसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जहां इंसिडेंट लाइट्स अपीयर टू मीट, मीट कर नहीं रही हैं बट हमें लग रहा है कि वो मीट कर रही हैं। तो इंसिडेंट लाइट अपीयर्स टू मीट, कौन सी लाइट, इंसिडेंट लाइट। जैसे मैं बना के दिखा रहा हूं फिगर, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। मैंने क्या किया, कोई भी ये जो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है ये सबके लिए वैलिड है। प्लेन मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो मैं किसी भी तरीके का मिरर, लेंस कुछ भी ले सकता हूं। तो मान लो मैंने ये मिरर ले लिया इस तरीके से, अब मैंने ये ऐसे मिरर ले लिया, ऐसे ये कॉनकेव मिरर ले लिया। मान लो यहाँ पे कोई चीज है, अभी मैं इसको बोल नहीं रहा हूँ ये क्या है। यहां से इंसिडेंट लाइट जाती है इधर, तो ये इंसिडेंट लाइट 1 हो गई। यहां से इंसिडेंट लाइट जाती है इधर, तो ये इंसिडेंट लाइट 2 हो गई। ये दोनों इंसिडेंट लाइट होंगी। इंसिडेंट लाइट मतलब जो मिरर पे फॉल करती हैं, दो लाइट्स आर कॉल्ड इंसिडेंट लाइट्स। तो ये इंसिडेंट लाइट कहां मीट कर रही है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट। अब ये सच में यहां मीट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आ जाते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट लाइट सच में मीट ना करें, हमें लगे कि वो मीट कर रही है, तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल देंगे। जैसे अगर मैं सिंपल, जैसे मैं प्लेन मिरर बना दे रहा हूं, लेट सपोज ये मैंने प्लेन मिरर बना दिया। अब लेट सपोज इस पे दो लाइट रे गिरती हैं, एक लाइट रे इधर से गिरती है और एक लाइट रे इधर से गिरती है। क्लियर, ये दो लाइट रे गिरी, ये दोनों लाइट रे मिरर पे फॉल कर रही है, इस वजह से ये कहलाएंगी इंसिडेंट लाइट I1 और I2। ठीक, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, हम उस चीज पे नहीं जा रहे अभी, वो बाद में समझेंगे। अभी ये दोनों इंसिडेंट लाइट है, तो सोच के देखो, अगर इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये मीट नहीं करेंगी, और मिरर को तोड़ के आगे तो जा नहीं सकती, तो हम इनको सिर्फ मान लेंगे कि ये मीट कर रही हैं। तो इनको मीट करता हुआ कहां माना जा सकता है, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो यहां मान सकते हैं कि भाई ये यहां मीट कर रही हैं जाके। तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंसिडेंट लाइट यहां जाके मीट कर रही है। बट ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें लग रहा है मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, एक्चुअल में ये मीट कर रही है। सो दिस ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर भाई, तो ये हो गया हमारा ये। अब हमें समझना है इमेज। देखो भाई, अब देखो इमेज, इमेज क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट। जहां रिफ्लेक्टेड, जैसे मिरर के केस में रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो रिफ्लेक्टेड, लेंसेज के केस में रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो रिफ्रैक्टेड, यानी जहां रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट मीट करती है उस पॉइंट को हम बोल देते हैं इमेज। क्लियर। अब अगेन ये दो टाइप की होगी, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होगी, जहां रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट एक्चुअल में मीट करें, सच में मीट करेंगी, तो उसको रियल इमेज बोलेंगे। जहां वर्चुअल इमेज कौन सी होगी, जहां रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट अपीयर टू मीट, हमें लगे कि वो मीट कर रही है बट सच में मीट ना करें। ठीक है, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूं उससे ज्यादा क्लियर होगा। मैंने क्या किया, एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया, कॉनकेव मिरर। अब क्या हुआ, यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां से लाइट जा रही है, इंसिडेंट लाइट,
ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, ये आप सबको याद होगा। फोकस वाली लाइट जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो ये इधर जा रही है। ध्यान से देखना, ये वाली लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट 1 हो गई। ये वाली लाइट इधर गई, रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो रिफ्लेक्टेड लाइट। ये दोनों मीट कहाँ कर रही हैं? ये दोनों यहाँ मीट कर रही हैं, तो इस जगह हमारी क्या बन जाएगी? इमेज। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा कहलाएगा? इमेज। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट मीट कर रही है। रिफ्लेक्टेड लाइट सच में मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है, तो इस इमेज को हम कौन सा इमेज बोलेंगे? रियल इमेज। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, वर्चुअल इमेज कैसे होगी? रियल इमेज समझ गए, जब रिफ्लेक्टेड लाइट मीट करेंगे। वर्चुअल इमेज कैसे होगी भाई? वर्चुअल इमेज में मैं क्या करता हूं, जैसे ये आपने देख रखा होगा, इसका फिगर बना लें, प्लेन मिरर का किसी का भी फिगर बना लेते हैं। मान लो मैंने ये बना लिया, प्लेन मिरर बना लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ से लाइट ऐसे गई, ये लाइट ऐसे गई। ये दोनों लाइट कौन सी लाइट है? इंसिडेंट लाइट। ठीक है, प्लेन मिरर पे जाके स्ट्राइक करती है। अब मैं रिफ्लेक्टेड लाइट बना रहा हूँ, तो ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करके यहाँ नॉर्मल बनेगा, ये लाइट इधर बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल बनेगा, ये लाइट इधर बेंड हो जाएगी। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट 1 और ये रिफ्लेक्टेड लाइट 2 बन गई। रिफ्लेक्टेड लाइट 1, रिफ्लेक्टेड लाइट 2, क्या ये यहाँ मीट कर पाएंगी? नहीं करेंगी। तो हम इनको पीछे एज्यूम करेंगे कि ये मीट कर रही हैं, तो हम इनको पीछे एज्यूम करते हुए मान लेंगे, तो ये इमेज बन गई। ठीक है, तो इस केस में हमने माना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट मीट कर रही है, तो दिस विल बी कॉल्ड इमेज, बट इट विल बी कॉल्ड वर्चुअल इमेज। सो दिस विल बी नोन एज वर्चुअल इमेज। क्लियर? सो ये आपकी वर्चुअल इमेज बन गई। वैसे भी प्लेन मिरर में आप लोग ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते होगे, तो वो जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो देखो भाई, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये सबको पता होगा, बहुत छोटे से पढ़ते हो आ रहे हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सिंपल, आपने क्या किया, मैं प्लेन मिरर ले रहा हूँ। वैसे याद रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जरूरी नहीं है प्लेन मिरर के लिए वैलिड हो, सारे मिरर के लिए वैलिड होती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, हम आगे जाके देखेंगे भी। तो ये प्लेन मिरर लिया मैंने, तो ये आपका नॉर्मल बन गया। ये हमारी कौन सी लाइट होगी? इंसिडेंट लाइट। तो ये हमारी कौन सी लाइट हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल। क्लियर? ये हमने नॉर्मल बोल दिया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आती हैं। फर्स्ट लॉ बिल्कुल सिंपल है कि भाई ये जो तीनों ये सेम प्लेन में रहते हैं, आई एंड आर, ये किस प्लेन में रहेंगे? सेम प्लेन में। द इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड क्या होता है? एंगल आई इक्वल्स एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक, तो देखो अब हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझना है, लेकिन अब हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना है इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इसको ध्यान से समझना। ये मैंने क्या किया, एक प्लेन मिरर बनाया, ये मैंने एक इंसिडेंट लाइट फॉल कराई, ये नॉर्मल बना दिया, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, ये सबको समझ आ रहा होगा। अब मैं वेक्टर फॉर्म में बना रहा हूं, तो इंसिडेंट लाइट को मैं बना रहा हूं, तो ध्यान से समझना, इस लाइट को मैं इंसिडेंट वेक्टर बोल दे रहा हूं, इंसिडेंट लाइट का वेक्टर, जिसको मैं डिनोट करूंगा ई आई कैप। किससे? ई आई कैप। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा आर, ये हमारा कौन सा वेक्टर हो जाएगा? नॉर्मल वेक्टर एन कैप। क्लियर? और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये हमारा कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ई आर कैप, आर फॉर रिफ्लेक्शन, तो इट विल बी ई आर कैप। ठीक है, तो ये समझ आ रहे हैं, ई आई कैप, एन कैप और ई आर कैप। मैं लिख दे रहा हूं, जिसको समझ नहीं आ रहा है भाई, बिल्कुल सिंपल है वैसे तो। व्हाट इज ई आई कैप? ई आई कैप एंड ई आर कैप एंड देन एन कैप। देखो भाई, ई आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट लाइन, यूनिट वेक्टर along incident. What is ER cap? It is the unit vector along reflected light. Reflected light. What is N cap? It is unit vector along normal. और इस नॉर्मल को आउटवर्ड नॉर्मल बोलेंगे, मतलब बाहर जाती हुई नॉर्मल। ठीक है, अंदर नहीं आ रही है, बाहर जा रही है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, ये हमें पता ही है एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मैं एंगल आई
इक्वल एंगल आर इक्वल्स एंगल थीटा ले लेता हूँ, दोनों की वैल्यू कितनी ले ले रहा हूँ, थीटा। तो आई को भी कितना ले ले रहा हूँ, थीटा, और आर को भी कितना ले ले रहा हूँ, थीटा। तो मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से देखना अब इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं हम इसको, मैं अब इसको दो कंपोनेंट लेता हूं इसके, ये आपको दिख रहा है, तो एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक इधर कंपोनेंट आएगा। ये आपको थीटा दिख रहा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ई आई कैप, ई आई कैप। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का वैसे भी वो कितना होता है हमेशा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो 1 इसका मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे हम, cos थीटा। पक्का। इसका इधर कंपोनेंट कितना जाएगा, sin थीटा। क्लियर भाई, इसका ये कंपोनेंट cos थीटा, ये कंपोनेंट sin थीटा। अगर आप चाहो तो आप लिखना चाह रहे हो ई आई कैप, तो चाहो तो लिख दो ई आई कैप, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 आई कैप, 1। ठीक है, चलो लिख दो ई आई कैप cos थीटा और ई आई कैप sin थीटा। अब इसके कंपोनेंट ले लो, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये थीटा दे रखा है, तो ये थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कौन सा वेक्टर है, ई आर कैप, तो ये हो जाएगा ई आर कैप साइन थीटा, और ये हो जाएगा ई आर कैप कॉस थीटा। क्लियर, ये दो वेक्टर होता है। अब मैं इंसिडेंट वाली लाइट को लिख, तो देखो हमने ये सब बना लिया। अब मैंने आपको बताया था ये सारे यूनिट वेक्टर हैं, तो अगर ये सारे यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो लिखो या ना लिखो 1 को, एक ही बात है। तो ये भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ये भी मैग्नीट्यूड 1 होगा कैप वाले का, और ये भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं ई आई कैप वेक्टर को लिख रहा हूँ, तो ई आई कैप बताओ वही कितना होगा, ई आई कैप। ठीक है, एक तो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो यानी एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस को मैं एन कैप की तरफ लूंगा, किधर लूंगा, एन कैप की तरफ। तो इट विल बी साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा एक्स एक्सिस की तरफ और ये जेड एक्सिस की तरफ, सॉरी वाई एक्सिस की तरफ। बट वाई एक्सिस की जगह मैं कौन सा वेक्टर लूंगा, एन कैप। कॉस थीटा कहां जा रहा है, नीचे, तो इसका डायरेक्शन क्या लिखूंगा, माइनस एन कैप। तो इट कैन बी रिटन एज माइनस कॉस थीटा एन कैप, ये आ जाएगा। अब उस ई आर कैप को लिख के दिखाओ, ई आर कैप, ई आर कैप कैन बी रिटन एज साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा, ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ एन वेक्टर जा रहा है, तो एन कैप, ये आ गया। अब अगर मैं ई आर कैप निकालना चाहूं, तो ई आर कैप मतलब रिफ्लेक्टेड होगा क्या, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर आपको इंसिडेंट लाइट गिवन होगी, नॉर्मल भी गिवन होगी, और आपको रिफ्लेक्टेड लाइट निकालनी पड़ेगी। तो हमें ई आर कैप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ई आर कैप वेक्टर विल बी, दोनों को ई आर कैप, मैं इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, ई आर कैप माइनस आई कैप, बताओ भाई कितना आ गया, इसमें से ये माइनस हुआ, कट गया पूरा, और ये कितना हो गया, ई आर। तो इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा इन कैप। क्लियर, 2 में से 1 को माइनस कर दो, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर आपको पता हो तो आप इस फॉर्म में इसको लिख दो, ठीक है। तो इससे मुझे ई आर कैप कितना मिल गया, ई आर कैप कैन बी रिटन एज ई आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप, ये लिख सकता हूं मैं। तो ये मुझे रिजल्ट मिल गया। बट इसमें दिक्कत क्या है, आपको ये थीटा पता होना चाहिए कि मतलब ये एंगल थीटा कितना है। काफी बार वो आपको एंगल नहीं देंगे, ठीक है, वो आपको क्या देंगे, इंसिडेंट लाइट दे देंगे, नॉर्मल दे देंगे, और एंगल नहीं देंगे। तो अब आपको थीटा खुद से निकालना पड़ेगा। तो मैं अब बेसिक पे चलता हूं, मैं चलता हूं डॉट प्रोडक्ट पर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ई आई का और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट करूं, तो इनके बीच में कितना एंगल आएगा, थीटा। इसको ध्यान से देखना आप। लेकिन ई आई वेक्टर जो है वो सच में जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, ई आई वेक्टर इधर जा रहा है, पक्का। तो ए वेक्टर इधर जा रहा होगा और एन कैप वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में, पाई माइनस थीटा। तो याद रखना, ई आई कैप में और एन कैप में ये एंगल नहीं है, इसको आगे बढ़ाया तो इनके बीच में एंगल आ गया पाई माइनस थीटा। अब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं, इसको ध्यान से देखना, अगर मैं ई आई कैप का एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा,
तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 1, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, इनटू cos थीटा। cos कितना है इन दोनों के बीच में, कितना एंगल है दोनों के बीच में, पाई माइनस थीटा, तो इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। क्लियर हो गया ये आपका? तो cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो इट कैन बी रिटन एज माइनस cos थीटा। तो इसको ध्यान से देखो और ये आ गया। इसका मतलब मैं cos थीटा को ई आई कैप डॉट एन कैप लिख सकता हूं। तो अब मैं यहां पे वैल्यू डाल दे रहा हूं, ई आर कैप इज ई आई कैप। तो यहां पर cos थीटा माइनस है, तो यहां पे मैं माइनस लगा दूंगा, -2 cos थीटा की जगह कितना लिख दूं, ई आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला, जिससे हमें अगर इंसिडेंट लाइट रे दे रखी हो और नॉर्मल दे रखा हो तो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट रे हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा आंसर। एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर अलोंग अ वेक्टर दिस। एक लाइट इस वेक्टर के अलोंग इंसिडेंट हुई है, यानी ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, द नॉर्मल ऑन द इंसिडेंस पॉइंट इज अलोंग दिस। नॉर्मल यानी जो नॉर्मल वेक्टर है एन कैप, वो ये रहा, वो आपको ये गिवन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन को समझाऊं आपको, तो हमें ई आई दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन को ध्यान से देखना। ये हमें इंसिडेंट वेक्टर दे रखा है, हमें ये खुद चेक करना होगा कि वो यूनिट वेक्टर है कि वेक्टर है। तो खुद ही देखो, ये वेक्टर गिवन है, तो वेक्टर के फॉर्म में है, तो यूनिट वेक्टर हमको खुद निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, यहां से निकालूंगा यूनिट वेक्टर ई आई कैप। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है किसी भी वेक्टर का, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इट कैन बी रिटन एज ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मेरा यूनिट वेक्टर निकल आया अलोंग इंसिडेंट लाइन। अब नॉर्मल वाला देखो, ये दिखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। खुद ही देखो, ये यूनिट वेक्टर ही लिखा हुआ है, वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड से ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो ये डायरेक्ट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन कैप। तो एन कैप आपको मिल गया आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। निकालना क्या है हमको, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। तो यानी हमें ई आर कैप निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं मैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमसे बोलता है कि भाई ये जो है, मैं यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ थोड़ा। फॉर्मूला हमसे बोलता है कि आप इसको ऐसे अप्लाई करो, ई आर कैप इज ई आई कैप माइनस 2 ई आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये बोल रहा है फॉर्मूला हमसे। तो मैं क्या करूंगा, ई आर कैप, ई आई कैप को लिख दूंगा, ई आई कैप पूरा का पूरा लिखा हुआ है, कितना लिखूंगा, ए आई प्लस बी जे माइनस सी के अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? ध्यान से देखना इस चीज को। -2। अब मैं ई आई कैप का और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट करूंगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ के कोफिशिएंट क्या है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा और बाहर एन कैप लिख दूंगा। तो जैसे ए, आई का कोफिशिएंट ए है और आई का कोफिशिएंट 1 है। क्लियर? रूट 2 तो नीचे आएगा ही आएगा, तो नीचे आ जाएगा रूट 2। ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा, बी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी आ जाएगा। क्लियर? इसका कोफिशिएंट सी है बट यहाँ कुछ नहीं है, तो सी इंटू 0 सी रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया आपका, और अपॉन ये जो है इसका जो वैल्यू थी ये यहाँ पे मेंटेन रहेगी, रूट 2 के बाद अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? रूट 2 यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, इंटू एन कैप। अब एन कैप भी तो लिखूंगा, तो एन कैप कितना आएगा, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। क्लियर भाई? अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये कितना आएगा, ये तो वही आएगा जो आपके पास था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको देखो ध्यान से, √2 इंटू √2, 2 हो गया, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर एज इट इज पूरा का पूरा ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको इसके साथ करूं तो कितना आ जाएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस बी आई कैप प्लस बी जे कैप, ये आ गया। अब सिंपल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए आई, ये माइनस लगा हुआ, ए आई कैप से ए आई कैप उड़ जाएगा, माइनस लगा हुआ तो ए जे कैप बच जाएगा, बी जे कैप से बी जे कैप उड़ जाएगा, लेकिन इनके आगे माइनस लगा हुआ है, तो कितना आंसर आएगा, ए माइनस ए जे कैप माइनस बी आई कैप माइनस सी के कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड लाइन। ठीक है, तो देखो अब एक कंसेप्ट समझते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो बेसिकली में प्लेन मिरर थोड़ा पढ़ना है अब टॉपिक। तो प्लेन मिरर में आप सब जानते तो होंगे कि इमेज कैसे बनती होगी भाई। तो प्लेन मिरर क्या होता है, आप सब रोज अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खुद को देखते ही होगे, ठीक है, सब देखते हो, तो वही प्लेन मिरर। ये मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया ए बी, ठीक है, तो होता क्या है, ये प्लेन मिरर है। अब ये कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से लाइट गई, लेट सपोज सीधी गई, तो आई कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल पे लाई कर रहा है, तो आर भी कितना हो जाएगा, 0, यानी सीधी गई सीधी लौट आई। एक लाइट ये गई, दूसरी लाइट यहाँ पे भेज दी मैंने, तो यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, ये थीटा एंगल बना दिया, यहाँ थीटा बना दिया, यानी लाइट इधर चली गई। तो रिफ्लेक्टेड लाइट को ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, क्या ये मिलेंगी कभी, नहीं, तो हम इनको पीछे इमेजिन करेंगे। हमारी आंखें इमेजिन करती हैं, सच में लाइट पीछे नहीं जा रही होती, क्योंकि पीछे तो कुछ है ही नहीं मिरर के पीछे, तो हमें यहाँ पर इसकी इमेज दिख जाती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ए डैश बी डैश। तो ए बी की इमेज हमें ए डैश बी डैश दिख गई। ये सबको पता होगा, जितना प्लेन मिरर में जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उतना ही हाइट ऑफ इमेज होता है, जितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। क्लियर, ये सबको पता है, ठीक है, ये सबको पता है। इस तरीके से हम ए बी की इमेज ए डैश बी डैश बना देते हैं। हमें लेकिन दूसरा कंसेप्ट और पढ़ना है यहाँ पर, फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, जैसे अगर मैं सिंपल समझाऊं फील्ड ऑफ व्यू, जैसे अभी मैं देख रहा हूं, तो मैं इधर यहां तक देख सकता हूं और यहां तक देख सकता हूं, तो इसके बीच में जो भी कुछ है ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू है। मैं पीछे नहीं देख पाऊंगा, तो वो मेरे फील्ड ऑफ व्यू से क्या है, बाहर है। तो जितने रीजन में ऑब्जर्व देख सकता है उसको क्या बोल देते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, तो अब इसको जैसे यहां बोलना तो आसान है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो लेट सपोज जैसे ये कोई प्लेन मिरर है ये, अब मुझे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक ऑब्जर्वर इसको कहां, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां कहां से देख सकता है, वो फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। तो भाई यहां तो देख ही पाएगा, तो हम ये कैसे पता करेंगे, तो मिरर एम से स्टार्ट हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है, तो सबसे जो ऊपर वाली रे होगी वो ऐसे जा रही होगी, यहाँ पे हम एंगल बना देंगे I1, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल भी बन जाएगा R1, यानी सबसे ऊपर वाली रिफ्लेक्टेड लाइट यहां तक जा रही होगी। अब सबसे नीचे वाली कहां जा रही होगी, इधर जा रही होगी, यहां पर हम क्या बना देंगे I2, तो यहां पर R2 भी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा R2। तो यानी यहां तक लाइट जा रही है और यहां तक जा सकती है, तो ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। यानी अगर ऑब्जर्वर यहां कहीं प्रेजेंट हुआ तो उस तक रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंच जाएगी, तो वो इसकी इमेज को देख लेगा जो कि यहां बन रही होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा और कॉम्प्लेक्स फिगर बना के समझाता हूं। अब मान लो क्या हुआ, कोई मिरर यहां पर है और यहां पर ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है, ये रहा। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, तो मिरर शुरुआत कहां से कर रहा है, एम से, जा कहां तक रहा है, एन तक। अब देखो यहां पे मैं लाइट भेजूंगा सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ये I1 बनेगा, ये R1 बना दूंगा मैं, क्या बना दूंगा, R1 बन गया। टॉप मोस्ट पॉइंट से लाइट यहां आ सकती है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट 1 है। अब ये लाइट यहां जाएगी, यहाँ एंड वाले पॉइंट पे फॉल करेगी, यहां पर क्या बनाऊंगा I2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा R2।
तो ये यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट सिर्फ इतने इलाके में जा रही है। तो अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर यहां प्रेजेंट हुआ तो उस तक तो रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंचेंगी नहीं, तो उसको इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन अगर वो ऑब्जर्वर यहां प्रेजेंट हुआ तो उस तक रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंचेंगी, तो उसको वो इमेज दिख जाएगी। ये तो पी वाले को नहीं दिखेगी, ओ वाले को दिख जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A point object O is kept in front of a plane mirror M dash and observer is walking along the line APB. ठीक, find the length of the path along APB in which he can see the image of the object. ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। ये एक मिरर है M डैश, ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है यहाँ पर D डिस्टेंस पर 60 डिग्री एंगल पर। ये कोई पाथ है APB, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर चलता हुआ जा रहा है, यहां से चलता हुआ, यहां से चलता हुआ, चलता चला जाएगा इस लाइन पर। अब आपको बताना है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज यहां कहीं बननी होगी। तो ऑब्जर्वर उसको कहां से देखना शुरू करेगा और कहां तक देख सकता है उसको, ये फाइनली यानी वो कहां से उसे दिखना शुरू हो जाएगी इमेज, कहां तक उसको देख सकता है, ये आपको बताना। तो अब इसको ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑब्जर्वर O यहां से सबसे लोअर इमेज यहां से जाएगी, सबसे टॉप इमेज यहां से जाएगी, ये रे यहां से जाएगी। तो यहां से लाइट गई, ये देखो ध्यान से, ये लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा, तो ये नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है, तो ये नॉर्मल में मिरर के परपेंडिकुलर बनाऊंगा। ये ऑलरेडी 60 एंगल बना रहा है मिरर से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यानी इंसिडेंट एंगल कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना एंगल बना देगा 30 डिग्री। तो ध्यान से देखना, यहां पर कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री। क्लियर हुआ? मैंने इंसिडेंट लाइट बनाई, यहां से नॉर्मल बनाया, नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है, तो ये एंगल 30 डिग्री हुआ, इंसिडेंट 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड भी कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पी पॉइंट। तो यानी यहां से, इस पॉइंट से जहां पर ये लाइन जा रही है, इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट का नाम मैं कुछ रख देता हूं, वैसे तो ए से चल रहा था, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं एक्स। यहां से उसे इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगी एक्स से। कहां तक दिखती रहेगी? सबसे टॉप मोस्ट लाइन यहां जाएगी, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाओ, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा। तो ये नॉर्मल 90 पर होता है, ये 30 हो गया, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ से कितने एंगल पे बनाएगा 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ कहीं बनाएगा ऐसे। तो बेसिकली पता है इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी हमारी, हमें वैसे भी पता है इमेज यहाँ कहीं कहीं बन, ये तो इमेज कहाँ तक दिखेगी? सीधी लाइन नहीं बनी हुई है, आप समझ जाना, एक्स से दिखना स्टार्ट होगी, दिखती रहेगी दिखती रहेगी दिखती रहेगी, और इस वाई पॉइंट तक दिखती रहेगी, बीच में पी पॉइंट पर। क्लियर? ये मैं बता सकता हूँ। ये एंगल भी कितना डिग्री है भाई 60 डिग्री। अब मैं अगर निकालने पे आ जाऊं, तो यहाँ से मैं निकालना चाह रहा हूँ, यानी एक्स वाई का डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ये डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला ट्राइंगल देखो, ये डी है, ये 60 डिग्री है। मैं ये वाला डिस्टेंस निकालना चलो ऊपर से निकालना शुरू करता हूँ। भाई ये वाला एंगल कितना होगा? इस वाले से ये 120 डिग्री का एंगल है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना बचा 30 डिग्री। ये कितना गिवन है D, तो ये भी कितना हो गया बेस इसका D। तो मैं इस पॉइंट को कुछ मान लूं, M मान लूं, कुछ भी, चलो कुछ और मान लेता हूँ, S मान लेता हूँ। ठीक, तो अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये डिस्टेंस D, तो tan थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू लगा रहा हूँ ऊपर वाले ट्राइंगल में, Y M डैश और S में, tan कितना डिग्री 30 डिग्री इक्वल्स वाई एस अपॉन डी, 1/√3 होता है, तो इससे वाई एस कितना मिल गया मुझे D/√3। यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई D/√3। क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब देखो ध्यान से, अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए S से लेके P। ये लाइन सीधी खींची गई है, ये लाइन सीधी खींची गई है, तो खुद ही देखो भाई, ये जितना डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस तो SP है,
तो ये डिस्टेंस कितना है ये निकाल देता हूं मैं। इस वाले ट्राइंगल को देखो, तो कौन सा एंगल लगाऊं, 1060 डिग्री परपेंडिकुलर यानी कि एम डैश ओ लिख सकता हूं, तो एम डैश ओ अपॉन डी। तो डी कितना, एम डैश ओ कितना आ जाएगा, √1060 √3 होता है, तो ये आ गया d√3। क्लियर, तो ये d√3, तो एम डैश ओ आ गया d√3, और जितना एम डैश ओ है उतना ही एस पी है, तो एस पी कितना आ गया d√3। तो ये वाला कितना आ गया हमारे पास निकल के d√3। ठीक, अब नीचे वाले पे चलते हैं, लास्ट वाले पे। ये डिस्टेंस, ये एंगल कितना है 30 30, तो ये टोटल हो गया 60। ये डिस्टेंस कितना है, ये d और ये d। तो नीचे वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वैल्यू लगा दे 1060 डिग्री, कितना है पी ए अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस कितना है 2d, तो पी ए कितना आ गया, ये √3 होता है, तो 2d√3 यानी कि 2√3 इंटू डी, तो ये आ गया आपका 2√3 इंटू डी। ठीक है, तो वही आ गया। तो यानी कि उसने वो कहाँ से इमेज देखना स्टार्ट कर रहा था, एक्स से कहाँ तक देख पा रहा था, वाई। तो अब मैं सबको जोड़ देता हूँ नीचे से जोड़ना शुरू करता हूँ, 2√3d प्लस d√3 प्लस d अपॉन √3। ये वो डिस्टेंस है जहां से यहाँ तक वो इमेज को देख सकता है। क्लियर, तो आप यहाँ वैल्यू लिख लो √3, तो 2√3 इंटू 3 यानी कि सॉरी 6, कितना हो गया 6d प्लस √3 इंटू √3 3d प्लस d, इट विल कम आउट टू बी 10d। सो ये वो डिस्टेंस है जहां से जहां तक वो इमेज को देख सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम प्लेन मिरर का सेकंड पार्ट खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये पहली वीडियो थी, इस वजह से थोड़ा छोटा रखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका प्लेन मिरर का सेकंड पार्ट खत्म कर देंगे। ओके, धन्यवाद।